हाय गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से इलीट वेव क्रैश कोर्स को आप सीख भी रहे हैं, क्योंकि आपकी मेरे को जो कमेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं आप अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं आप लर्निंग कर रहे हैं। तो गाइस, यही एक ऐसी थ्योरी है जो आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकती है। अगर आज आप थोड़ा सा ध्यान लगा करके, इसको मन लगा करके आप इसको स्टडी कर लेते हैं, नोट्स बना करके इसके ऊपर काम करते हैं, तो गाइस आप यकीन माने आने वाले टाइम में आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। इस फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कोई शॉर्टकट करना, तो गाइस इस फील्ड में पैसा कमाने का कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है। आपको जो है मेहनत करनी ही पड़ेगी, इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है। तो फिलहाल जो मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ, ये आपको मैं थ्योरिकली करा रहा हूँ, साथ ही साथ में कुछ कुछ चीज़ आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा। और बाकी गाइस आपको आपकी प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ पर आपको परफेक्ट करेगी। तो गाइस जो जो हम चीज़ें कर रहे हैं, पहले हम इसको सीखेंगे, समझेंगे गाइस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज़ आएगा जब मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको वहाँ पे पेपर ट्रेड कैसे करने हैं, ताकि आपको असली फंड यूज़ करने से पहले पहले आप काफ़ी अच्छे खासे आपको मार्केट के मोमेंटम्स के बारे में नॉलेज हो जाए। तो गाइस वो प्रोसीजर है, हम प्रोसीजर के साथ साथ चलते चलेंगे। तो फिलहाल अभी थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसका मैंने फर्स्ट पार्ट डाल चुका। अगर आपने नहीं देखा तो आई लिंक पे मैं इसका फर्स्ट पार्ट की मैं लिंक पे दे दूंगा वीडियो, आप वो चीज़ देख सकते हैं। उसके बाद ही आप ये कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि थर्ड चैप्टर जो है थोड़ा सा हमारा एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आपको एक्सरसाइज करने को मिलेगी। मतलब कहीं ना कहीं अगर आपको लेबलिंग करनी है तो लेबलिंग करने का क्या प्रोसीजर रहता है वो हमारे को थर्ड चैप्टर के अंदर बताया गया है। बाकी फिर जब हम फिफ्थ चैप्टर से आगे स्टार्ट आउट करेंगे, वहां पर आने के बाद हमारे को जो है इसके इम्पल्स वेव के रूल्स हो गए, रेगुलेशंस हो गई, गाइडलाइंस हो गए, वो सब चीज़ें मिलेंगी। बट अभी यहाँ तक हमारा जो सेकंड चैप्टर था वहां पर हमारा वेव्स के बारे में बात हुई कि मोनो वेव क्या है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर हमारे को किसी को लेबलिंग देनी है तो हमारे को लेबलिंग कैसे देनी है और क्यों देनी है और उसका क्या क्राइटेरिया रहता है, वो सारी चीज़ें हमारे को इस थर्ड चैप्टर में जानने को मिलेगी। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, जिसको नाम है रूल ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि आपको कैसे पैटर्न को, कैसे चार्ट को ऑब्जर्व करना है, कैसे आपको मार्किंग करनी है। थोड़ा सा रीड कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको डायग्राम के ऊपर समझा दूंगा, फिर आपको उसको मैं चार्ट के ऊपर समझा दूंगा, ताकि ये जो प्रोसेस है आपको अच्छे से आ जाए। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा और डे बाय डे अब आपको इंप्रूवमेंट काफ़ी नजर आएगी आपको अपने चार्ट्स के ऊपर। और गैस श्योरिटी के साथ आपको कह सकता हूँ, आप जहाँ मर्जी जाकर के इस चीज़ को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, पर आपको ये पूरे यूट्यूब पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए गैस एक लाइक बनता है, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये जो थ्योरी है काफ़ी लोग इसको सीखें, समझें। क्योंकि अभी तक जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक बेसिक टेक्निकल एनालिसिस में ही लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो इंडिकेटर, सपोर्टर, रेजिस्टेंस में लगे हुए, जिसके चक्कर में कहीं ना कहीं उनको मार्केट में जो हो रहा है उसके बारे में नहीं पता चल पाता। तो गाइज अपने दोस्तों से शेयर भी करें। तो यहां पर रूल ऑफ ऑब्जर्वेशन करने लगे गाइस। ऑल वेव मूवमेंट, नो मैटर हाउ लार्ज और स्मॉल, मस्ट बी क्लासिफाइड इनटू वन और टू कैटेगरीज। कोई भी मूव हो, वो कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी हमारा मोमेंटम होता है वो हमारे दो कैटेगरीज में डिवाइड हुआ हुआ, जिसका पहला नाम है इम्पल्स वेव, और उसको हम जो मार्किंग करते हैं वो 1:5 के साथ करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारे को 1 2 3 4 5 सबऑर्डिनेट्स की हमारे को वहां पर मोमेंटम देखने को मिलता है। और दूसरा है गाइस करेक्टिव, जिसके अंदर हमारे को 3 मोनोवेव देखने को मिलती है, 3 सबऑर्डिनेट देखने को मिलते हैं, जिसके हमारे के अंदर 3 लेग्स हमारे को देखने को मिलती हैं, जो सबऑर्डिनेट कहते हैं। तो उसको हम जो है करेक्शन कहते हैं। द टर्म इम्पल्स, जो इम्पल्स होती है, डिफाइन एक्शन विच मूव इनटू डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। जो इम्पल्स वेव होती है वो हमेशा गाइस अपनी डायरेक्शन में चलती है, और जो करेक्शन होती है वो हमेशा अपनी अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, मतलब अगेंस्ट द ट्रेंड चलती है, जिसको हम काउंटर मूव या बाउंस बैक कहते हैं या करेक्शन कहते हैं। करेक्टिव रिप्रेजेंट प्राइस एक्शन विच ट्रेवल अगेंस्ट द ट्रेंड, जो अगेंस्ट द ट्रेंड काम करता है, फॉर रीजन which will become clear later. The number 5 is short impulse action and 3 is short for करेक्टिव एक्शन। अगर हम इंपल्सिव एक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारा 5 सबऑर्डिनेट में आती है, और अगर करेक्शन मार्केट की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा 3 सबऑर्डिनेट में आता है। तो यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं M1 और M2 M0, ये सब क्या प्रोसेस है। ये गाइस एक तरीके से आपको लेबलिंग करने में आपकी हेल्प कर सकता है। ये कोई रूल नहीं है, ये जस्ट एक गाइडलाइन है, जस्ट आपको एक समझाने के लिए बताया गया है। अगर आपने किसी चीज़ की लेबलिंग करनी है तो उसका क्या क्राइटेरिया रहता है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी, जहां पर हमने बात करी थी टाइम वाइज और प्राइस वाइज 1/3 उसका होना उसकी रिक्वायरमेंट है। तो गाइज यहां पर भी वही चीज एक कंटिन्यूएशन पार्ट में है,
और यहाँ पर भी ये चीज़ बताई गई है कि अगर आप आने वाले जो पैटर्न्स है उसकी लेबलिंग कैसे करेंगे, और जो ऑलरेडी बीत गया है, जो ऑलरेडी पैटर्न बन चुके हैं, उसकी लेबलिंग कैसे करेंगे और उसका क्राइटेरिया क्या रहता है, वो चीज़ें हमारे को इसमें सीखने को मिलेंगी। तो गाइज ये बहुत ही हिडन टॉपिक्स हैं जो मैं आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा हूँ। इसके बहुत लोग चार्जेस लेते हैं, और मैं आपको यकीन माने ये जो कंसेप्ट बता रहा हूँ गाइज, आप अगर आपने कहीं पे ट्रेनिंग भी ली होगी तो गाइज आपको ये आपकी एक आंखें खोल देगा और आपको ये बताएगा कि आपको बेसिक कंसेप्ट ही नहीं पता और आप पता नहीं कितना कितना आगे तक चले गए हैं। तो गाइज जिन को मैंने ये चीज़ के बारे में, मेरी ऑलरेडी उसके ऊपर पहले वीडियो भी बनी हुई है, मेरी आप वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने उसको बहुत डिटेल से एनालिसिस करी है, इसको समझाने की डिटेल से कोशिश करी है। बट आज दोबारा मैं ये जब सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसके अंदर दोबारा आपको ये चीज़ और अच्छे से कराने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। क्योंकि अगर आपका लेबलिंग करने का प्रोसेस ही नहीं होगा, आपके पास क्राइटेरिया ही नहीं होगा, तो गाइस आप जितनी भी लेबलिंग करेंगे वो सारी गलत होने का यही रीजन रहता है। तो यहाँ पर M1 मतलब कहने का जो हमारी करंट मोनोवेव है जिससे आप लेबलिंग करने की स्टार्ट कर रहे हैं, अब हमारी जो करंट मोनोवेव है अगर वो ऊपर की साइड गई है और एक ये डाउन साइड का है, वाइस वर्सा में दिया हुआ एग्जाम्पल, अगर वो ऊपर की तरफ गई हुई है उसके बाद जो फ्यूचर वाली M1 है, M1 मतलब गाइस मोनोवेव 1, M2 मोनोवेव 2, M का जो रिलेशन है वो मोनोवेव का मतलब है, तो शॉर्ट फॉर्म में M रखा हुआ है। तो करंट मोनोवेव के बाद जो हमारी M1 बनती है, ये M2, M3, M4, M5, उसका क्राइटेरिया रहता है क्या है, और जैसे ही हमारी करंट मोनोवेव है उसके अगर बैक है तो उसका क्या क्राइटेरिया रहता है, जैसे कि M0, M-1, M-2, M-3, M-4, इस तरीके से मोमेंटम बनता है। अब क्या ये सब चीज़ आपको याद करनी है? नहीं, ये आपको याद नहीं करनी, सिर्फ आपको प्रोसेस समझना है। एक बार आपको ये क्लियर होगा, आपने 1 से 2 दिन इसके ऊपर, 3 दिन इसके ऊपर प्रैक्टिस कर ली, तो गाइज आपको ये याद करने की जरूरत नहीं, ये आपका एक आपके कैसे जो एक आप जो मार्किंग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर इसका बिहेवियर बन के आपके पास आ जाएगा। तो आपको इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बट एक बार स्टार्टअप है तो आपको समझना जरूरी है, उसको प्रैक्टिस करनी जरूरी है, उसके बाद आपको इसके ऊपर कहीं याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं उसी का नीचे लिखा हुआ है, अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं आप रीड कर लीजिए, नहीं तो रीड करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये आप रीड कर लीजिएगा। बट आपका जो इसका मेन मोटिव है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे हमारी M1 गई है, उसके बाद हमारी जो M2 आई है, जब तक M2 मार्क नहीं करेंगे कि जब तक वो M1 के हाई को ब्रेक ना कर दे या लो को ब्रेक ना कर दे, तब तक हम जो मिडल मूव है ये हम इसको मार्क नहीं करेंगे। अगर यहां पर हमारी सिंगल एक मूव में आती है तो भी नहीं होगा, अगर वहां पे 3 सबऑर्डिनेट में आती है तो भी नहीं होगा, 5 में आती है तो भी नहीं होगा। मार्क कब होगा? जब वो उसका हाई ब्रेक करेगा या उसका लो ब्रेक करेगा। ये एक इसका मेनली क्राइटेरिया रहता है कि जब भी आपको मार्किंग करनी है उसका प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो ब्रेक होगा तभी आपकी मार्किंग होगी। इसको और डिटेल में समझते हैं। कुछ डायग्राम्स ये आपके सामने और आ गए। M1 की ये हमारा मोनोवेव आप देख रहे हो, M1 है हमारा, उसके बाद यहाँ पे हमारा M2 आ रहा है। M2 जो है कहीं ना कहीं हमारा ये तब मार्क होगा कि जब हमारा M1 का हाई ब्रेक होगा। यहाँ पे आप पढ़ेंगे व्हेन हाई ऑफ M1 ब्रोकन M2 confirmed complete at the lowest point between the high of M1 एंड दी न्यूएस्ट हाई। यहाँ पे जो हाई, ये जो इसका लो है, इसके ऊपर जो ये हाई बना हुआ है, यहाँ पर हमारा जो डार्क सर्कल पॉइंट देख रहे हो M2, ये हमारा तब कंफर्म होगा जब व्हेन हाई ऑफ M1 ब्रोकन, जब वो उसका M1 ब्रोकन हो जाएगा, ब्रोक हो जाएगा, उसके बाद ही हम यहाँ पे करेंगे। अगर ये ब्रोक नहीं होता, ब्रेक नहीं होता, बीच में घूम रहा होता, तो तब हम उसको मार्किंग नहीं करेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इससे स्मॉलर डिग्री का मूवमेंट बना रहा है। यहाँ पर आके बहुत कंफ्यूजन आती है कि स्मॉलर डिग्री किसे कहते हैं, लार्जर डिग्री किसे कहते हैं। अगर वो बीच में बना रहा है तो उसका मतलब वो उसके सबऑर्डिनेट्स बना रहा है। मे बी जैसे कि अभी नेक्स्ट पेज पे आएगा, 3 सबऑर्डिनेट में भी आ सकता है, 5 सबऑर्डिनेट में भी आ सकता है, इस तरीके से। तो वो इसके इंटरनल पार्ट्स होंगे, और जैसे ही उसको हाई को क्रॉस करेगा तो वो सिमिलर सेम डिग्री की हमारी वो मूव हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे हमारा हाई वन ब्रेक हुआ, हमारा यहाँ पे मूव आ गया। सिमिलरली M1 यहाँ पे क्या हुआ, M2 अगर यहाँ पे जो आ रहा है नीचे की तरफ मूव, जब तक वो इसके लो को ब्रेक नहीं करेगी तब तक हम उसको M2 मार्क नहीं देंगे। जैसे इसको ब्रेक करेगी और एक रिट्रेसमेंट करी जाएगी तो यहाँ पे हम M2 का एक लेबलिंग दे देंगे, नहीं तो तब तक नहीं देंगे। लो ऑफ M1 ब्रोकन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ M2 अनलेस M2 is a component wave group. The first turn up in price action after the break M1 low
शुड कंप्लीट M2। तो ये जो आपको सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ वर्बली, तो गाइज ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसी सीखने में, इसी को पढ़ने में बहुत टाइम लगा है मेरे को, तो जो कि मैं आपको बहुत ईजिली, बहुत सिंपली आपको ये मैसेज कन्वे कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें ईजिली समझ आ जाए। नहीं तो आप ये पढ़ करके, आप एनालिसिस करके अगर आप चार्ट पर अप्लाई करेंगे तो गाइज ये आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा सिनेरियो मैं यहाँ से निकल के आ चुका हूँ। तो गाइज ये आपको बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूँ। तो इसके और डायग्राम से आप देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर फ्यूचर मोनोवेव की बात करी है, सिमिलरली हमारे यहाँ पे इस वाले सेक्शन में पास्ट मोनोवेव की बात हो रही है, पिछले मोनोवेव की। M0 मार्क कब करेंगे? जब वो M1 का हाई को ब्रेक किया होगा या उसके लो को ब्रेक किया होगा, तभी हम इसको मार्क करेंगे, नहीं तो मार्किंग नहीं करेंगे। बीच में इसका मतलब वो उसके कंपोनेंट्स हैं या सबऑर्डिनेट पार्ट्स हैं या उसकी इंटरनल मूव्स हैं या इसके कहीं ना कहीं वो हमारे स्मॉलर डिग्री के पार्ट्स हैं। जैसे कि अब यहाँ पर इस वाले पेज में हम देखेंगे, अगर वो स्ट्रेटली 1 आ रही है M2, तो वो हमारी एक मोनोवेव में आ रही है, सीधी 1 स्ट्रेट आ रही है। और ये हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारी 3 मोनोवेव में आ रही है, तो MG2 मतलब मोनोवेव ग्रुप 2, क्योंकि यहाँ पे 2 मोनोवेव के ग्रुप बने, पहले हमारा A बना, फिर B बना, फिर C बना। तो इस टाइप से हमारा मोनो M2 बना, जो हमारा वो ग्रुप में बना, ठीक है। उसके बाद हमारा M2 ग्रुप बना, कैसे बना? हमारा 5 सबऑर्डिनेट के साथ बना, और उसके बाद इसने लो ब्रेक किया, चाहे वो 1 में आए, चाहे वो 3 में आए, चाहे वो 5 में आए। तो जब तक वो उसका लो को ब्रेक नहीं करेगा या उसके हाई को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक हम उसकी मार्किंग नहीं करेंगे। सिमिलरली आगे को भी, सिमिलरली पास्ट को भी। तो फ्यूचर और पास्ट का इन्होंने यहाँ पर बताने की, हमारे को समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे आप देख रहे हैं M1 ऊपर जाता हुआ, और वाइस वर्सा अगर हम डाउन साइड की तरफ आ रहे हैं तो हमारे को इस तरीके से मार्किंग करी हुई है। गाइस आप नोटिस करेंगे, जब भी अगर मैं भी आपको बताता हूँ यूट्यूब पे या कहीं से भी आप सीखते हैं, कोई भी आपको बताता है, तो ज़्यादातर मार्किंग जो है वो अपवर्ड की मार्किंग की जाती है। इस वजह से जब भी मार्केट अपसाइड जाती है तो उसके पैटर्न तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो डाउनलोड हो जाते हैं, उसको समझ लेते हैं। बट जब नीचे की तरफ मार्केट आती है, तब हमने उसको कैसे मार्किंग करनी है, तब वो क्या चीज़ है, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, जो मैं आपके साथ इस सीरीज में हर चीज़ कवर करूँगा, ताकि आपको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ईजी हो जाए। तो यहाँ पे हमारा M1 नीचे की तरफ आया, और सिमिलरली M2 ग्रुप जो है, हमारा M2 तब मार्क होगा जब वो इसके हाई को ब्रेक करेगा या इसके लो को ब्रेक करेगा। सिमिलरली वाइस वर्सा साथ वाला भी, पास्ट वाले के अंदर भी वही पोजीशन है, अगर वो 3 में करता तो भी और 5 में करता तो भी, ठीक है। और ये सब चीज़ें गाइस इसके नीचे नीचे लिखी हुई है, यही चीज़ मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। यहां से M1 नीचे आई है, M2 मेरी तब तक मार्क नहीं होगी जब तक ये M1 के नीचे नहीं आएगा। जैसे ही M1 के नीचे आ गया, मेरा यहाँ पे M2 मार्क हो गया। अब M3 मार्क मेरा कब तक नहीं होगा? जब तक वो M2 के ऊपर या नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि अब हमारा M1 से रिलेशन नहीं है, हमारा इसके जस्ट प्रीवियस वाले से रिलेशन है। तो हमारा M2 से अगर आएगा तो हम इसके मार्क करेंगे, नहीं तो हम मार्क नहीं करेंगे M3 को, ठीक है। इसी तरीके से M4 कब मार्क करेंगे? जब वो M3 का एक्सीड करेगा या लो करेगा। अब यहाँ पे पढ़ेंगे लो ऑफ M1 एक्सीडेड, जैसे इसके नीचे आया M1 हमारा M2 मार्क हो गया, और जैसे यहाँ पे हाई ऑफ एक्सीडेड मोनोवेव 3, तो हमारा यहाँ पे मोनोवेव 3 मार्क हो गया। और जैसे 4 के बाद अगर मेरे को 5 मार्क कर रहे हैं, यहाँ पे 4 मार्क कर रहे हैं, तो जो ये इसके 4 को नीचे या ऊपर जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम इसकी मार्किंग नहीं करेंगे, चाहे वो 1 में हो, चाहे यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 में भी आया, फिर ABC में भी आया, 3 में भी आया। तो इस टाइप से हमारे को देखने को मिलते हैं जो इसके अंदर के सबऑर्डिनेट्स पैटर्न है। और सिमिलरली अगर इसकी पास्ट की वाली बात करेंगे तो M0, M-1, M-2, ठीक है। कुछ और भी इसके अंदर ये हैं पैटर्न्स, नहीं होगा, बस वहीं तक। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ये रूल ऑफ है। इससे चलने से पहले जो अभी तक हमने चीज़ें समझी हैं कि M1 क्या होता है, कैसे इसकी लेबलिंग करनी है, इसको एक ब्लैंक पेपर पे चार्ट पे चल के समझते हैं, ताकि आपको ये चीज़ें जो है बहुत अच्छी डिटेल में क्लियर हो जाए। गाइस ये कोई मोटिव नहीं है कि यहाँ पर आपको सिर्फ वीडियो देख रहे हो, जस्ट आपको लर्निंग हो रही है या आप उसको देख रहे हो। मेन कंसेप्ट है गाइस उसको आपको अंडरस्टैंड करना। अगर अंडरस्टैंड नहीं किया तो गाइस मेरा ये सीरीज बनाने का, मेरा ये बताने का, ये सिखाने का कोई भी मैटर नहीं होता है ना। तो इसको हम समझते हैं ब्लैंक पेपर पे। अब यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है कि अगर हमारी यहाँ पे कोई भी M1 है, M1 का मतलब क्या होता है गाइस, जैसे मैंने आपको बताया मोनोवेव 1। अब मोनोवेव 1 क्या है? एक जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे एक वेव का नाम दिया हुआ M1। अब ये हमारी 1 भी हो सकती है, ये हमारी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, A भी हो सकती है, B C D E कुछ भी हो सकती है, W X Y कुछ भी हो सकती है, कोई भी एक वेव है। तो यहाँ पे जस्ट वो बात हो रही है, यहाँ पे हमारी M1 या वेव 1 वेव 2 की बात नहीं हो रही। कोई भी हमारी मूव है जिसको हम M1 के नाम से जानते हैं, इसलिए M1 दिया है, या हम इसको, क्योंकि XY क्या होता है हमारे यहाँ पे लेबलिंग है, तो इसलिए ये तो कहते हैं ना किसी भी चीज़ को कि यहाँ पर कोई भी किसी का, जैसे मेरे को किसी का नाम बताना कि यार मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहता, बट कोई XYZ एक बंदा है, बट यहाँ पर अगर मैं XYZ का नाम दे दूंगा तो वो आप वेव को लेकर कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मोनो वेव का एग्जाम्पल के तौर पर समझाया हुआ है।
तो यहाँ पे ये M1 है। उसके बाद M2, ये जो नीचे तरफ आ रही है M2, ये हम कब तक मार्क नहीं करेंगे जब तक ये इसके हाई को ब्रेक ना करे या इसके लो को ब्रेक ना करे। क्लियर है? अब अगर ये नहीं करता, इस टाइप से पैटर्न बनाता है और यहाँ पे एक इस टाइप से और बनाता है, फिर ऐसे और बनाता है, 4-5 तरीके के यहाँ पे मोनोवेव बनाता है, इसका मतलब गाइस ये जो पैटर्न आप देख रहे हो ये इसकी डिग्री के अंदर का स्मॉलर डिग्री का पार्ट है, मतलब इसके कंपोनेंट्स है। यहां पर हमारा जैसे ये इसको क्रॉस करेगा इसके हाई को, तभी हम इसको यहाँ पे लेबलिंग दे सकते हैं। अगर यहाँ पे इसकी लेबलिंग हमने ए की दी है तो यहाँ पर इसकी लेबलिंग बी से आ सकती है। अगर हमने इसकी लेबलिंग 1 से दी है, जो भी हमारा क्राइटेरिया रहेगा, जो भी हमारा चार्ट का पैटर्न रहेगा उसके अकॉर्डिंगली, बट यहाँ पर जो एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ फिलहाल, तो अगर 1 है तो ये 2 आएगा, अगर ए है तो यहाँ पे बी आएगा। बाकी जैसे जैसे चार्ट्स मोमेंटम काम करते हैं उस टाइप से हम इसकी लेबलिंग देखेंगे। बट यहाँ पर अब क्या हुआ, यहाँ पे जो इसके इंटरनल पार्ट है, इसका मतलब यहाँ पे जो हमारी सेकंड वेव है उसके अंदर के सबऑर्डिनेट पार्ट है, चाहे इसके अंदर हमारे को डबल करेक्शन पैटर्न मिला ए बी सी, देन अगेन यहाँ पे एक्स, फिर अगेन यहाँ पे ए बी सी, चाहे हमारे को इस टाइप का पैटर्न मिला हो। तो कहने का ये है कि कहीं ना कहीं हमारे को जो इंटरनल पार्ट्स हैं इसके अंदर के वो हमारी स्मॉलर डिग्री के हैं। बट यहाँ पर जैसे इसने इसको क्रॉस किया गाइस, तभी आप यहाँ पे 2 मार्क करोगे। जब तक यहाँ पे इसको क्रॉस नहीं करेगा आप 2 कैसे मार्क करोगे? अगर आप ये मार्किंग ऐसे रह जाती है, इसको क्रॉस नहीं करती, तो यहाँ पर अभी हम 2 मार्क कर सकते हैं क्या? आप 2 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि हम यहाँ पे 2 मार्क कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे को मे बी यहां पर हमारा एक एक्स की और आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद अगेन यहाँ पे हमारे को ए बी सी मिल सकता है, मतलब ट्रिपल कॉम्बिनेशन पैटर्न मिल सकता है। ठीक है, या फिर ये भी पैटर्न की पॉसिबिलिटी है, ये ए बी सी, देन ये डी, और देन अगेन यहाँ पे ये ई, तो भी हमारा डबल कॉम्बिनेशन पैटर्न है, तो हमारा 2 यहां पे आएगा। तो जब भी हमारा 1 के ऊपर क्रॉस करेगा तभी हम इसकी लेबलिंग देंगे, जब तक क्रॉस नहीं करेगा हम इसकी लेबलिंग नहीं दे सकते। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे हमारा ए वेव है तो उसी तरीके से ये बी वेव है, तो सिमिलरली हमारा प्रोसेस वही रहेगा जो हमने 1 2 बात किया। अब इसको हमने एक फर्स्ट वेव मानी, आपने इसको फर्स्ट वेव इसको नाम दे दिया, और क्या हुआ उसके बाद यहाँ से धीरे 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 करता करता ये नीचे की तरफ आ गया, इसने इसका लो को ब्रेक कर दिया। तभी तो आप इसको मार्किंग करोगे ना, यार ये नहीं, यार ये हमारी 1 नहीं थी, मे बी कोई और पैटर्न था, क्योंकि अगर 1 होती तो 2 जो है वो हमारी 0 से नीचे तो आएगी नहीं। अगर 0 से नीचे आती तो हमारा लेबल, हमारा मार्किंग खराब हो जाती, तो जो हम आगे वाले में करेंगे। बट हमारा इसके नीचे आना हमारा अलाउड नहीं है। तो कहने का मतलब यही है, अगर कोई भी किसी भी चीज़ की मार्किंग हम करेंगे, एग्जाम्पल अगर हमारा यहाँ पे एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है ए, अगर हमारा इससे ऊपर जाएगा तो बी, सी, देन डी, देन ई। अब यही सिनेरियो अगर मैं इसको कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल पे लगाता हूं तो उस केस में ये चीज़ नहीं कामयाब होती। जैसे ए वेव, अब बी वेव का ये रूल है कि वो इससे ऊपर नहीं जाएगा, जब कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल करूंगा तब आपको बताऊंगा। तो बी वेव ऊपर नहीं जाएगी, सी वेव हमारी इससे नीचे नहीं आएगी, ये ऊपर नहीं जाएगी, इससे नीचे नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये है कि क्या ये हमारे जो ये हमारे इसको लेबलिंग क्यों देंगे, क्योंकि इसने इसका हाई लो तो नहीं काटा। इसकी दो चीज़ें हैं। पहली तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी 1/3 प्राइस वाइज या 1/3 टाइम वाइज अगर वो कर लेता है तब भी वो हमारा इस क्राइटेरिया में हमारा वो अलाउड हो जाता है, हमारी सेम डिग्री में काउंट हो जाता है। मे बी यहाँ पे एक और भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि हमारा ए वेव है और यहाँ पर हमारे को जो एक ये 2-4 चीज़ें हमारे को देखने को मिल रही हैं कंपोनेंट्स, तो मे बी हमारा ये बी का पार्ट और ये सी के लेवल ऊपर जाए, और बी हम तब मार्क करेंगे जबकि यहाँ पे ये हमारा ए वेव के ऊपर जाएगा। तो ये इसका मतलब ये जो इसके अंदर के इंटरनल के सबऑर्डिनेट पार्ट है, तो यहाँ पर आपको इस टाइप का क्राइटेरिया में देखने को मिलेगा। अगर ये आप कहते हैं कि नहीं हमारा क्योंकि देखो अब ट्रायंगल आपको पता बी वेव 4 वेव में बनता है, वो हम आगे करेंगे कैसे कैसे बनता है, बट फिलहाल इस टाइप के हमारा ये कंसेप्ट है गाइस जो हमारे को मोमेंटम में बनता रहता है। ठीक है, तो एक बार हम दोबारा पीपीटी पे चलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली यही समझाने का मेन मतलब है कि अगर आपको मार्किंग करनी है तो या तो उसके ऊपर जाके ब्रेक हो या उसके नीचे ब्रेक हो, तब जाके आप उसकी मार्किंग कर सकते हो, अंटिल वो भी उसके बीच के जो सबसबऑर्डिनेट्स पार्ट है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट रूल के। ठीक है, रिट्रेसमेंट रूल क्या है गाइस? ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो मिस्टर ग्लैन नीली ने खुद ही बुक में भी, और जब मैंने इनसे एडवांस लेवल का कोर्स किया था जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, बट फिर भी मैं आपके साथ एक छोटी सी क्लिप शेयर कर देता हूँ। Okay, so Sunpreet, if you can unlock your mic, it looks like it's unlocked. And Dennis, if you can, I mean, yeah, you already locked it up. Okay, so Sunpreet, did I pronounce your name right? Yes, sir. Okay, well, cool. And I assume that the part that probably bothered you the most is chapter 3. So
everyone who's read my book, you'll be happy to know that by taking this class, we won't have to really deal with chapter 3, because chapter 3 was basically an exercise in logic, sort of a step-by-step encyclopedic, almost dictionary, version of the process of logic required under almost every imaginable wave theory combination. So once you understand the logic of wave theory, you really don't need chapter 3 anymore. And this class hopefully will teach you how to think in ways that are more logical, think in terms of what I call vector physics relating to markets. Strong patterns should produce strong trends, weak patterns, weak trends. You shouldn't have strong trends after weak corrections or weak trends after strong corrections and so forth. So you'll see how this applies in real time. Have you had much success, Sunpreet, with your application of wave theory? I assume you're using the Indian markets. Yes, exactly. It's doing very good in Indian market, and in chapter 3, it's too difficult for me. But last of 6 months, 8 months practice, I can understand easily third chapter. Okay, good. So you'll also find that once you understand the logic, you're not going to need to refer to chapter 3 anymore. But some of the later chapters, 8 through 12, are still very handy for piecing together more complicated situations. Well, let me. I don't want to go through everyone because it's going to take too much time. मिस्टर ग्लैनली ने बोला हुआ है कि ये जो चैप्टर है या ये जो रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशंस है, ये हमारी कहीं ना कहीं एक एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज मतलब कहने का है, अगर हमारी कोई भी मूव है उसके सामने अगर हमारी सेकंड मूव, जो हमारी सेकंड मोनोवेव है, जैसे हमारी यहाँ पे M1 गई है और M2 ने अगर यहाँ पे 38.2% से कम रिट्रेसमेंट करी है, तो हमारे को जो नेक्स्ट मूव है M3 है वो हमारे को कितनी मिल सकती है और उसका क्या क्या क्राइटेरिया और वहां पे कौन कौन से पैटर्न होने की पॉसिबिलिटी भी है, तो वो भी इन्होंने यहाँ पे बताई है. अगर यहाँ पे M1 है, उसके पीछे M0 है, वो कितना है. उसके अंदर अगर हम यहाँ पे M0 जो है वो तकरीबन 261.8% है, किसका, M1 का, यहाँ पे लिखा हुआ ऑफ M1. तो उस क्राइटेरिया में हमारा जो यहाँ पर पैटर्न है वो क्या क्या पैटर्न बनने की पॉसिबिलिटी है. ये वहां से हमारा वो फर्स्ट वेव पहले बनी, फिर सेकेंड वेव के लिए नीचे आया, या हमारा यहाँ पे ए वेव बनी, बी वेव के लिए नीचे आया, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर अलग अलग प्रोसेस करके बताई गई है. तो इसके अंदर हमारे को इन्होंने 7 रूल्स दिए हुए हैं कि अगर M2 जो है रिलेशन करता है M1 से, जिसके लेस देन अगर 38.2% रहता है, तो हमारे को रूल जो बिलो दिया हुआ है उसको हमने रूल 1 को अप्लाई करना है. अगर 38.2 से ज़्यादा दिया हुआ है 61.8 तक, तो हमारे को सेकेंड रूल को अप्लाई करना है. और अगर 61.8% से लेके 100% तक दिया हुआ है, तो हमारे को वहां पे फोर्थ रूल अप्लाई करना है. और अगर 100% से 161.8% तक दिया हुआ है, वहां पे हमारे को 5 रूल जो है उसको रीड करना है. और अगर हमारा 161.8% से लेके 261.8% तक गया है, तो हमारे को 6th है. और अगर 261 से भी ज्यादा है, तो वो हमारा एक 7th रूल में आएगा, जो हम आगे करेंगे. बट उससे पहले मिस्टर ग्लैनली ने हमारे को क्या वार्निंग दी है वो पढ़ लेते हैं. रिट्रेसमेंट रूल को लेकर के वार्निंग है गाइस, ये हम सबके लिए. दिस सेक्शन इज नॉट इंटेंडेड टू बी रीड स्ट्रेट थ्रू. के यहां पे ये चैप्टर को आपको जो आगे ये दिए हुए हैं, ये आपको स्ट्रेट आपको ये नहीं रीड करने. ठीक है, जैसे कि इफ दिस इज योर फर्स्ट रीडिंग, अगर ये आपकी पहली रीडिंग है, स्किम थ्रू टू ग्रैब्स द जर्नल रूल. पहले आप जाकर के जर्नल रूल्स को ग्रैब करो, तभी तो जाकर के आप समझोगे ना कि इसकी अगली जो मूव जा रही है वो कहां पे जा रही है, ये पिछली मूव है वो कहां से आ रही है, वहां पे क्या पैटर्न बन रहे होंगे. जब तक आपको पैटर्न के पॉसिबिलिटी नहीं बताओगे, जब तक पैटर्न की आपको फॉर्मेशन नहीं पता होगी, तब तक ये जो चीजें आप पढ़ोगे तो ये आपको समझ नहीं आएगी. ये ग्लैनली को उस टाइम से पता है, बट फिर भी ये चीज मेरे को नहीं क्लियर हुई कि यहाँ पर उन्होंने चैप्टर 3 में ये कंसेप्ट क्यों डाला, जबकि उसको पढ़ना हमारे को बाद में चाहिए. बट बाद में जब चैप्टर पूरे पढ़ लिए तब समझ आया, इसलिए कि ये एक लेबलिंग करने का प्रोसेस है जो कि हमारे को करना तो हमारे को 3rd चैप्टर में ही है, क्योंकि स्टार्टिंग फेज है. इतना एडवांस करने के बाद अगर ये चीज करेंगे तो ये इसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी, इतना हमारे को मतलब वो चीज नहीं आएगी. बट यहाँ पर हमारे को, क्योंकि हम एडवांस जा चुके होंगे, ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है, बट ये बेसिक पार्ट भी आपको एडवांस के बाद ही समझ आएगा. ये दोनों अपने आप में एक इंटरकनेक्टेड है, जो यहाँ पे सब चीजें लिखी हुई है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं उसके बाद. तो यहाँ पे गाइस लिखा हुआ है, डू नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन द डिटेल. The next time you read this section, have you on chart handy and
रेडी फॉर एनालिसिस। जब आप पूरा चैप्टर को आगे तक पूरे बुक को रीड करके आओगे, सेकंड टाइम पे जब ये चैप्टर रीड करोगे, तब सामने आप चार्ट लगा करके इसको आप मैच करके आप एनालाइज करोगे, तब जाकर ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। अभी आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ये इन्होंने यहाँ पे वार्निंग दी है। और जो मैंने इनसे एडवांस कोर्स लिए वहाँ पर भी इन्होंने मेरे को वहाँ पर बताया क्लियरली कि इसके बारे में कि ये एक एक्सरसाइज है कि हमारा अगर नेक्स्ट मूव जितनी जाती है तो उससे पीछे कितनी होनी चाहिए, तो उसको लेकर के कॉम्बिनेशन है। तो हल्का सा ग्रो थ्रू कर लेते हैं, डिटेल में हम बाद में जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये वाला ये रूल 1 है। अगर हमारा 38.2 से ऊपर है तो रूल 1 अप्लाई होगा। रूल 1 के अंदर भी हमारे पास ABCD की ऑप्शंस हैं और 4 रूल आ जाएगा। जैसे हमारा ये सेकंड रूल आ गया, थर्ड रूल आ गया, फोर्थ, देन उसके बाद 4 के बाद ABCD, 5, 6, फिर ये 7। तो इसके ऊपर डिटेल यहाँ पे दी हुई है। कंडीशन अगर ये कंडीशन है तो ये पूरी थ्योरी दी गई है, फिर ABCD खत्म, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर ये पूरे डिटेल में फोर्थ, फिर डिटेल में फोर्थ का ABC, फिर DE और ये फिफ्थ, फिर फिफ्थ नंबर, फिर 6 नंबर, फिर 7 नंबर। इस टाइप से ये बहुत ही डिटेल में चीज़ें दी गई, बट इसको हम बाद में कवर करेंगे जब उससे पहले हमारे को ये कंसेप्ट समझ आ जाए कि एक्चुअली हमारी मूव्स क्या। तो गाइस फिलहाल अभी चैप्टर 3 में हमारा यही प्रोसेस है जो हम आने वाले टाइम में करेंगे। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी गाइस वो आपको 4th चैप्टर की आएगी, और उसके अंदर क्या क्या रहेगा वो हम आपको 4th चैप्टर में बताएंगे कि यहाँ पे टाइम और रूल ऑफ सिमिलरिटी एंड बैलेंस क्या होता है, और टाइम से कंपेरिजन क्या होता है, और यहाँ पे 1/3। ओके, सॉरी गाइस, मैंने आपको जो अभी आपको बताया कि मैंने आपको 1/3 वाला ऑलरेडी मैं सेकंड चैप्टर में करा चुका हूँ, वो सेकंड चैप्टर में नहीं था, जस्ट एक मेरे से मिसकम्युनिकेशन हो गई। तो यहाँ पर हमारा वो 4th चैप्टर में। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि M1 के सामने M2 अगर हमारा टाइम वाइज या प्राइस वाइज भी ले लेता तब भी हमारा काम हो जाता। तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और गाइस वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, दूसरा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ में जो बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाले टाइम में जो भी अपडेट दूं आपको मार्केट में सबसे पहले आपको मिल सके। गाइस टेक केयर, बाय बाय, मिलता है।